हेलो दोस्तों, मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पिछले वीडियोस में देखा था, जो राजस्थान पुलिस के लिए साइंस के लिए जो आपके लिए रामबाण सीरीज शुरू की है, उसका ये तीसरे नंबर का लेक्चर है। यदि आप इसके पीछे दोनों वीडियोस को देखा होगा तो जाना होगा जो पिछली जो परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हमने डिस्कस किया है। उसी अनुसार आज भी हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनको आज हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं। इस छोटे से वीडियोस में आप मेरे साथ एंड तक सफर करिएगा, जिससे कि यदि राजस्थान पुलिस में यदि साइंस का यदि मटेरियल होगा उसको हम चुटकियों में वहां से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमारे सामने 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसके पहले हमने 20 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप यदि रोजाना मेरे साथ इस क्लास में 8 बजे वाली क्लास में जुड़ते होंगे तो जाना होगा आप लोगों ने। चलिए दोस्त, जैसा कि क्वेश्चंस नंबर है हमारे पास कि कल्पना चावला किस क्षेत्र से संबंधित है। एक आसान सा सवाल था, बता ही पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ लिखिएगा कि क्वेश्चंस नंबर जो आपके पास 21 नंबर है, इसका आपके पास जवाब क्या होगा कि कल्पना चावला किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कल्पना जो चावला है वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? क्या कुश्ती से जुड़ी हुई है, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई है, या राजनीति से जुड़ी हुई है, या पाक शास्त्र से जुड़ी हुई है? तो हमारा यहां से राइट जवाब होता कौन सा? अंतरिक्ष विज्ञान। जो कल्पना चावला है ये किससे जुड़ी हुई है? अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसी के साथ इसकी एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको यहां से बता दूं कि कल्पना चावला भारतीय मूल की ऐसी पहली महिला थी जिसकी कोलंबिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला जो है, कल्पना चावला की मृत्यु जिस विमान में हुई थी उसके विमान का नाम आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो वो कौन था? कोलंबिया विमान था। कौन था? कोलंबिया विमान था। और ये भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में इसने सफर किया था। ठीक है ना? तो आपका राइट जवाब होता बी विकल्प को आप लोग चुन ही सकते थे। चलिए दोस्त, एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूं। जैसा कि आपके सामने है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखें कि 4 ऑप्शन जो आपके पास है उनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो यंत्र दिया गया है उसके द्वारा हम दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। कहीं भी ध्यान में रखिएगा, दूध से संबंधित जो एकल वर्ड हम काम में लेते हैं वो वर्ड काम में लेते हैं कौन सा? लैक्टो वर्ड लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं? लैक्टो। जैसे कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा की यदि बातें की जाए तो वो शर्करा होती है दोस्त कौन सी? लैक्टोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। यदि इसी के अनुरूप एक क्वेश्चन आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो दूध होता है, इस दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? जीवाणु काम में लिया जाता है। और वो जीवाणु कौन सा होता है? वो जीवाणु होता है दोस्त लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। तो दूध को दही में बदलने के लिए, दूध को दही में बदलने के लिए जो जीवाणु काम में लिया जाता है, जो जीवाणु प्रयोग में लाया जाता है, वो जीवाणु दोस्त कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। तो कहीं भी दूध से संबंधित कोई मटेरियल होता है उसके लिए हम एकल जो वर्ड काम में लेते हैं वो वर्ड होता है कौन सा? लैक्टो वर्ड होता है। जैसे लैक्टोबैसिलस। लास्ट ईयर जो रीट का पेपर लगा था वहां भी आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था कि दूध को दही में बदलने के लिए क्या काम में लेते हैं? जीवाणु काम में लेते हैं, वायरस काम में लेते हैं, कवक काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं? जीवाणु काम में होता है। जीवाणु बदलता है। और वो जीवाणु भी कौन सा बदलता है? यदि उस जीवाणु का भी नाम यदि आप लोगों को पूछा जाए तो बता सकते हैं वो जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। तो इस प्यारे से जवाब आप बता ही सकते थे। देखो, रेडियोमीटर की बात करें तो जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका मापन करने के लिए प्रयोग करता है। कैलोरी जो मीटर होता है, इस कैलोरीमीटर से ऊष्मा का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है दोस्त? ऊष्मा का मापन किया जाता है। लैक्टोमीटर की बात करें तो इस लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा जो दूध होता है, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। तो यहां से हमारा सही विकल्प होता सी। सही विकल्प का आप चुनाव कर ही सकते थे। बाकी यहाँ डी ऑप्शन में दिया गया स्पीडोमीटर। इस स्पीडोमीटर के द्वारा वाहनों की गति को मेजर किया जाता है। देखिएगा, वाहनों में 2 प्रकार के यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। वाहनों में 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्पीडोमीटर, एक तो कौन सा होता है? स्पीडोमीटर।
और एक मेरे दोस्त होता है कौन सा, ओडोमीटर होता है। कौन सा होता है, ओडोमीटर। इन दोनों के बारे में लोको पायलट के पेपर में भी, पिछले जो पेपर लगे थे वहां भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए थे कि स्पीडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्पीडोमीटर होता है, इस स्पीडोमीटर के द्वारा तो क्या मापी जाती है, स्पीड मतलब चाल मापी जाती है। किसी भी वाहन की चाल को मेजर करने के लिए जिस यंत्र का हम लोग प्रयोग में लाते हैं वो होता है दोस्त कौन सा, स्पीडोमीटर। लेकिन ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर का प्रयोग होता है कहां काम में लेते हैं, दूरी को ज्ञान लेने के लिए। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर यदि हम देखें तो कई बार आपने इसे मेजर किया होगा कि हम 4 किलोमीटर आ चुके हैं, तो इसका अनुमान, दूरी का अनुमान लगाने के लिए जो यंत्र काम में ले रहे थे वो तो था कौन सा, ओडोमीटर। और स्पीड को मेजर करवाने वाला था कौन, स्पीडोमीटर था। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आप जान ही पाए होंगे आप यहां से। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प होता हमारा सी विकल्प होता है। यदि दूध के बारे में पूछा था तो दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं मेरे दोस्त, लैक्टोमीटर होते हैं। बाकी दूध से जुड़ी हुई अन्य बातें थी वो भी मैंने आपके साथ यहाँ शेयर की है। यदि आप इन सभी क्वेश्चन की जो सीरीज आगे आने वाली है, इसके तमाम जो क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चनों को यदि आप पूरे ध्यान से देखते हो, आगामी पुलिस में आप, राजस्थान पुलिस में जो साइंस से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको बहुत ही सरल स्वभाव से आप उनका सही जवाब लगा ही सकते हैं। ये आपके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो इस सीरीज के सभी वीडियोस के शुरू से एंड तक बनिएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट आपका प्यारा सा जवाब क्या होता है। और एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, अपनी निगाहों से इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें कि सर इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां से क्या होगा। देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखो, विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान पुलिस के प्रत्येक पेपर में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान पुलिस 2018 का पेपर उठाइएगा, उसमें भी विटामिन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2020 में लगा था पेपर, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं। आगामी पेपर हो गया, उसमें भी विटामिन के टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो एक आध नंबर यहाँ आपके खतरे में है, तो टॉपिक को आप पूरा पढ़ के जाएं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे द्वारा किस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं आप। उस टॉपिक को जिसको आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी विटामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है राजस्थान पुलिस के, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो विटामिन के टॉपिक को पूरे को आप देख सकते हैं। चलिए तो देखिए, पूछा गया क्या था, बेरी रोग के बारे में पूछा गया था। तो जो विटामिन ए होता है, इस विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं क्या, रतौंधी रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, रतौंधी रोग कहा जाता है। और रतौंधी रोग किसको प्रभावित करता है, हमारी दृष्टि को प्रभावित करता है। और ये विटामिन जो ए होता है वो किससे जुड़ा रहता है, आंख से जुड़ा होता है। आंख में रोडोप्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है जो हमें रात में दृष्टि दिखाता है। और यदि रात की दृष्टि अपर्याप्त रहती है हमारी आंखों के पास, उस स्थिति में जो रोग होता है उसको कहते हैं रतौंधी या रात्रि अंधापन, उसको कहा जाता है। तो ये तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। बात करें विटामिन के की, विटामिन जो के होता है, ये विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है वो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। और ध्यान रखें दोस्तों, यहां से देखो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताता हूं कि रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिका, रक्त का थक्का बनाने वाली, रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिका के बारे में पूछा जाए। एक तो क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जाता है परीक्षा में, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन लिखिएगा। देखिए कमेंट बॉक्स में कि रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिका कौन सी होती है, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, बनाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। नेक्स्ट आप लोगों को यहां से पूछा जाए कि रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन, वो विटामिन कौन सा होता है, रक्त का थक्का बनाने वाला, थक्का बनाने वाला विटामिन। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चंस एक ही चीज से रिलेटिव हैं और तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत से एग्जामों में आप लोगों को पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिका के बारे में पूछा जाए ना, तो वो होती है हमारे ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी, डिंबाणु होती है, जिसको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट।
और रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन्स के बारे में पूछा जाए तो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन होता है दो। एक तो होता है फाइब्रिनोजन, क्या होता है मेरे दोस्त, फाइब्रिनोजन, और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये दो ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन प्रोटीनों के द्वारा रक्त का थक्का जमता है। क्या बनता है, रक्त का थक्का बनता है। अब विटामिन के बारे में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का बनाता है, तो वो विटामिन होता है मेरे दोस्त कौन सा, विटामिन के होता है। कौन सा होता है, विटामिन के होता है। इस प्रकार की चीजों को यदि आप पूरे ध्यान से देखा होगा तो आगामी एग्जाम में यदि इस प्रकार की कुछ चीजें पूछी जाती हो तो उसका जवाब आप वहां से बता ही सकते हैं। तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है। इस प्रकार के विटामिनों के प्रकार होते हैं। इसी कारण विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन जो बी होता है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है कौन सा, बेरी होता है। कौन सा होता है, बेरी होता है। बेरी सीएल शब्द होता है जो उस क्षेत्र के व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलता है जो अक्सर पॉलिश की हुई चावल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। सारी की सारी जुड़ाव की चीजें मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर ही रहा हूँ। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। और इसी के साथ कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, B1 की कमी या बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन जो सी होता है इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्त वो होता है कौन सा, स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। यानी कि जो हमारे जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड का आना क्या कहलाता है, स्कर्वी कहलाता है। तो सही विकल्प का आप लोग चुनाव कर सकते थे कि सर यहाँ से बेरी के बारे में पूछा तो हमारा जवाब होगा बी विकल्प, हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उनको भी आप अपनी निगाहों से देखा होगा। पूरे ध्यान के साथ मेरी सारी बातें आप लोग सुन रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं, त्वरण को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन इसी चीज को दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर सेकंड, लेकिन माइनस में 2 हो यहाँ से, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर जो घात होती है यदि उस घात को हम बटे में उतार दें तो यदि वो घात माइनस में थी तो प्लस में हो जाती है। और यहाँ देखो ये प्लस में थी, जैसे ही मैं इसको ऊपर लेकर गया तो ये घात किस में हो गई, माइनस में हो गई। तो कई बार आपको ऐसे बदला हुआ रूप भी मिलता है। तो ध्यान में रखें कि त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन मैं इसको ऊपर लिखा यहाँ से तो इसके ऊपर माइनस लगा दिया ऐसे। तो दोनों चीजें एक ही होती हैं, बाकी आपको दिखाई दोनों अलग अलग दे रही होंगी। तो त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि यदि अब देखो इस चीज को मैं वापस ऐसे लाऊंगा तो ये जो आपके पास ये जो घात है माइनस में, इसको मैं कहां उतारूंगा, बटे में उतारूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये घात किस में हो जाती है, प्लस में। संख्या नहीं, वो घात प्लस में होती है। यदि इस घात को मैं ऊपर लेकर चला जाऊं तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। इस प्रकार से परिवर्तन रूप भी आप लोगों को पता होना जरूरी होता है। एग्जाम में आपको ये चीज ऐसे ऑप्शन के देती ना तो बहुत सारी जो स्टूडेंट होंगे वो इसको गलत समझेंगे कि गलत लिखा गया है। बाकी यहाँ से सही विकल्प का चुनाव करते तो कौन सा होता, बी विकल्प हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। आप रोजाना मेरे साथ 8 बजे इस क्लास में जुड़े रहें। और यदि आपको क्लास से संबंधित मटेरियल आपको बहुत पसंद आ रहा हो, कुछ सीखने लायक चीजें आप लोगों को मेरे द्वारा उपलब्ध हो रही हो, तो आपका लिहाजा फर्ज बनता है कि एक अन्य दोस्त को इस प्लेटफॉर्म पे लाने का आपका कर्तव्य बनता है, जिससे कि मेरे को एनर्जी मिले, जिससे मैं अधिक ऊर्जा से यहाँ से काम कर पाऊं। चलिए दोस्त एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के और सामने और है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो प्रकाश के मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मेरे दोस्त कहते हैं क्या, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। सही विकल्प होता हमारा कौन सा, सी होता। जैसे कि हम बात करें कि देखो इधर तो क्या है, सघन माध्यम है, क्या है, सघन। इधर क्या है, विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो जानी तो चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन ये मूल पद से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन की घटना कहते हैं। लेकिन दो चीजें और आप लोगों को सीखनी होती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब के पास आती है, अभिलंब की तरफ मुड़ने लगती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, विरल माध्यम से, विरल क्या हो गया, नीचे हो गया। अब देखो यहां से जैसे ही प्रवेश करेगी तो जानी तो चाहिए थी इस प्रकार से, लेकिन जाती है ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के नजदीक आती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के क्या आती है, अभिलंब के दूर हटती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बता ही सकते थे। बाकी परावर्तन कहते हैं कि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, परावर्तन में उसी माध्यम में लौट जाती है टकराकर किसी भी अपारदर्शी सतह से। जब प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को दोस्त कहते हैं क्या, परावर्तन। और अपवर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाहे वो सघन हो चाहे विरल हो, प्रवेश करती है तो अपने मूल पद से हट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो सही विकल्प का चुनाव करते तो सी हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है, आपको राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया था 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चार विकल्प हमारे सामने हैं, चारों विकल्प में चुनना था कि कौन से विकल्प में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जैसे कि हम बात करें बल्ब की, तो जो बल्ब होता है ये बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, बल्ब विद्युत जो ऊर्जा होती है इसे विद्युत ऊर्जा को बदलता है, किसमें, विद्युत ऊर्जा को बदलता है प्रकाश ऊर्जा में, या ज्यादा से ज्यादा आप ऊष्मा कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। और यदि बात करें हम किसकी, विद्युत जनरेटर की बात करें, तो विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो हमारे पास सी विकल्प में लिखा गया है जनित्र या जनरेटर, ये किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो यांत्रिक जो ऊर्जा होती है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। यांत्रिक जो ऊर्जा होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, जिसमें दो प्रकारों में से एक तो आता है कौन सा, एक तो हमारे पास आता है कौन सा, गतिज ऊर्जा, इसी का प्रकार होता है गतिज ऊर्जा। और एक इसका प्रकार होता है क्या, स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज जो ऊर्जा होता है, इस गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो क्या होता है, 1/2 mv² होता है, जिसमें m वस्तु का द्रव्यमान होता है, v वस्तु का वेग होता है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh होता है, जिसमें m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, नियत होता है 9.8 इसका मान होता है, और h क्या है, हाइट होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की बातें भी आप लोगों को पूछी जा सकती हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए जो था वो कौन सी युक्ति थी, विद्युत जनरेटर था। तो सी विकल्प हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई थी, तो बता ही सकते थे। देखिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां से क्या होने वाला है। चलिए तो बताइएगा। देखें कि कृत्रिम रेशम बनाने के लिए किस कृत्रिम रेशे का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में पूछा गया था। आसान सी बात थी। कई स्टूडेंट इसको विकल्प में भी लिख रहे हैं कि आपके पास क्या होगा, सही जवाब बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखो कृत्रिम रेशम बनाने के लिए जिस कृत्रिम रेशे का प्रयोग करते हैं ना, वो होता है कौन सा, रेयोन होता है। कौन सा होता है, रेयोन होता है। सही विकल्प का चुनाव करते तो सी हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया था हमारा कि शरीर में हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है।
हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है उसके बारे में पूछा गया था। तो हमारी जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में पूरी की पूरी आरबीसी में क्या भरा रहता है, पूरी की पूरी आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा रहता है। और इस हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 100 ml रुधिर में 15 ग्राम होती है, यानी कि 15 ग्राम पर 100 ml होती है। 15 ग्राम पर 100 ml किसकी मात्रा होती है, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और हमारी आरबीसी एक ऐसी कोशिका होती है हमारे शरीर में पाई जाने वाली जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। पूरी की पूरी आरबीसी में क्या भरा रहता है, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इस प्रकार की बातें आप लोग बता ही सकते थे, रोगाणुओं का नाश करना, रक्ताल्पता को दूर करना, ऑक्सीजन का संवहन यानी संचरण करना। तो सही जवाब होगा क्या, सी। यहां से सही जवाब होगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का क्या करना, संवहन करना। तो सी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारा सा क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया, देखो आसान सी बात है, ज्यादा को सीखने को नहीं था। यहां से पूछा गया था भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा था कि कहां स्थित है। आसान सी बात है, बता ही सकते थे आप लोग कि भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित होता है। भामा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र होता है, देखो इसका पहले तो देखो पूरा नाम इस यहां दिया गया है, बाकी शॉर्ट में भी कई बार आप लोगों को लिखा जाता है कि BARC, BARC भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये कहां है, ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। कहां स्थित है, मुंबई में स्थित है। तो सही विकल्प होता कौन सा, ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज की सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और अंतिम एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया कि भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहां है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये दोनों के दोनों पर्सन आपस में रिलेटिव हैं, इन दोनों का ध्यान में रखें कि भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो भारतीय होता है इसका तो शॉर्ट नाम होता है BARC, ये तो ट्राम्बे बंबई में स्थित है। और यदि आप लोगों को ऐसे पूछा जाए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां है, मुख्यालय पूछा जाए तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इस प्रकार आज की सीरीज में आप लोग मेरे से शुरुआत से यहां तक जुड़े होंगे तो तमाम क्वेश्चनों के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। इसी प्रकार दोस्त इसके अगले लेक्चर में बहुत जल्द ही आप लोगों से मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।